जिस जापान ने कभी शस्त्र ना उठाने की कसम खाई थी, आज वो इस तरह की धमकियां दे रहा है कि बैठा जापान में चर्चा ताइवान की कर रहा है, जापान बैठ के चीन की तरफ चर्चा कर रहा है, रूस की चर्चा कर रहा है कि सब देशों के साथ कैसे निपटना है, वो सब ओपनली जारी कर दिया है। ओपन जारी कर दिया, इसका मतलब जापान फिर से आ रहा है। मैं बार बार बोला हूं कि एक दुनिया में जो सबसे बड़ा जो परिवर्तन देखा जा रहा है वो पूर्वी एशिया में जापान के अंदर है। वो अपनी स्थितियों में जो परिवर्तन कर रहा है वो दुनिया के लिए अशांति का एक और नया रास्ता खोल रहा है। तो साथियों, नॉर्थ कोरिया ने जो इनका व्हाइट पेपर जारी हुआ जापान वालों का, उस पर कहा कि ये री इन्वेजन माइंडेड फील हो रहा है। अब ये पूछेंगे व्हाइट पेपर क्या था, तो असल में क्या है, जापान अपना एक डिफेंस पेपर जारी करता है ये बताने के लिए कि हमारी भविष्य की स्ट्रेटजी क्या होगी। मतलब अब आने वाले समय में जापान हमारा प्रिंसिपल सिक्योरिटी थ्रेट होगा, ये इस प्रकार से चीजें निकाल रहे हैं। जापान ने खुद दुनिया भर के देशों के लिए कि कौन से देश हमारे लिए चिंता का विषय होंगे, इसकी बात की है। अब इस लाइन का मतलब है री इन्वेजन माइंडेड हो गया है जापान। री इन्वेजन मतलब जैसे पहले इन्होंने हम पर इन्वेजन किया था, हम पर कब्जा किया था, जापान वैसे ही बढ़ रहा है, ये नॉर्थ कोरिया का मानना है। आप पूछेंगे क्या वाकई में जापान ने कभी कब्जे किए हैं? बिल्कुल। 1592 से 93 के बीच में एक बार जापान ने कब्जा किया चाइना के ऊपर। 1597-98 के बीच में जापान ने कोरियन पेनिनसुला के ऊपर। 1894 से 95 के बीच में चाइना और जापान के बीच। 1910 में कोरिया पूरा ही कब्जा कर लिया, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। मंचूरिया पर 1931 में। 1937 के बाद तो चाइना के ऊपर हमला ही कर दिया। 10 साल तक चाइना में, मेनलैंड चाइना पर जापान का हमला। तो ये सब काम वो कर चुका है। जब कर चुका है तो लोगों में इस बात की चर्चा हो गई कि जापान फिर से हमले प्लान कर रहा है। यह बात कहां आई? इस डिफेंस पेपर में। डिफेंस पेपर का पेज नंबर 1 मैं आपके सामने ऐसे खोलकर चल रहा हूं। इसे एनुअल व्हाइट पेपर डिफेंस ऑफ जापान 2026 के नाम से बताया गया। ये जापान के डिफेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने इस पूरी बुक को जारी किया है। अब एक बार जापान को लोकेशन पे समझते हैं, फिर इस पेपर का महत्व समझेंगे। देखिए, अगर आप इसको देखते हैं ना, तो चाइना और चाइना के पूर्व की तरफ अगर आप चलते हैं तो ये रहा जापान। जापान के अंदर 4 आइलैंड हैं, होकाइडो, होशु, क्यूशु और शिकोकू। तो ऐसे होकाइडो, होशु, क्यूशु, शिकोकू करके जो ये 4 आइलैंड हैं, इन 4 आइलैंड वाले देश के साथ ये छोटे छोटे आइलैंड और जुड़े हुए हैं। ये जो छोटे छोटे आइलैंड जुड़े हुए हैं ना, इन्हीं का नाम क्यूरिल आइलैंड है। ये क्यूरिल आइलैंड जो है वो इस समय रूस के कब्जे में है। पहला पॉइंट तो आप ये जानिए। दूसरी बात आगे करेंगे और डिटेल में करेंगे। जापान के सामने चाइना का समुद्र है, तो ऐसे में इसको आप कह तो साउथ चाइना सी भी, साउथ जापान सी भी कह सकते थे, वेस्ट जापान सी कह सकते थे, लेकिन चाइना के नाम पर इसे ईस्ट चाइना सी के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही कोरिया और जापान के बीच के समुद्र को सी ऑफ जापान के नाम से जाना जाता है। आप पूछेंगे ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि अभी जब मैं इस बुक के अंदर घुसूंगा तो इन सबका जिक्र है, इसलिए बता रहा हूं। ऐसे ही चाइना के दक्षिण में, अच्छा, दिशाओं को पढ़ने का तरीका हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया है। बिल्कुल कुछ इस तरह से मैप पढ़ा जाता है, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। तो चाइना के दक्षिण में ये वाला पूरा पानी जो भरा हुआ है, इसे साउथ चाइना सी कहा जाता है। और साउथ चाइना सी में यहां पर डला हुआ एक क्षेत्र है जिसका नाम ताइवान है। अब जापान के सामने की तरफ ये रहा साउथ कोरिया, ये रहा नॉर्थ कोरिया। देखिए, नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर रशिया से भी लगता है और चाइना से भी लगता है। तो अब देखिए, ये तीनों देश, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इन्हें चिंता हो गई है जापान की, क्योंकि जापान इनके सामने ही बैठा हुआ है। अब एक तरह से देखा जाए तो ज्यादा चिंता जापान को इनकी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भाई जापान को सामना इनका देखने को मिलेगा तो यह हो सकता है कि सीधा सीधा सबके निशाने पे जापान अकेला होगा, लेकिन इन्हें चिंता यह कि यह हमें यूं मारेगा। अब यह हमें यूं मारेगा, तो अब इसी चिंता को आगे समझते हुए मैंने आपको ये मैप दिखा दिए हैं। ये ताइवान मैंने ऑब्जर्व करा दिया है, ये साउथ चाइना सी मैंने आपको बोलकर में दिखा दिया है। अब पहली चिंता जिसमें जापान ने कहा है कि चीन का हमारे प्रति जो रवैया है वो चिंताजनक है। इन्होंने कहना है कि चीन ताइवान के आसपास अपने सैन्य अभ्यास बढ़ा रहा है, साउथ चाइना सी को वो पूरी तरह से सैन्यकृत कर रहा है, जो जापान के लिए खतरा है। ये इन्होंने बकायदा साउथ चाइना सी के अंदर जो जापान चाइना की स्थिति है उस पर कमेंट्री की है। फिर से मैं मैप दिखा देता हूं। ये रहा साउथ चाइना सी, और जापान कहां बैठा है? बहुत ऊपर। साउथ चाइना सी यहां है, जापान बैठा है यहां पर। चर्चा कहां की कर रहा है? यहां की, कि बोले चाइना वाले साउथ चाइना सी में जो कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए चिंता है। अच्छा, आप पूछेंगे ऐसा भी क्यों है? कारण भी है इसका। साउथ चाइना सी से होकर के ही आप मलक्का स्टेट जाते हैं। जब स्टेट ऑफ मलक्का जानी होती है आपको, तो चाइना और जापान, जिनको भी इंडियन ओशियन में ट्रेड करना होता है, उनका मैक्सिमम ट्रेड साउथ चाइना सी से होकर होता है। तो इसलिए बोले यहां पर जो चिंता है वो हमारे लिए बड़ी चिंता है। एक तरह से इन्होंने इस बात को हाईलाइट कर दिया। ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर शिफ्टिंग ड्रामेटिकली एंड कंपटीशन अमंग स्टेट इज ग्रोइंग, इन पर्टिकुलर इंटर स्टेट कंपटीशन बिटवीन यूएस एंड चाइना इज लाइकली टू इंटेंसिफाई इवन फर्दर इन द फ्यूचर। ये बात इन्होंने यहां पर
बोल दिए। चाइना और यूएस के बीच की भी चर्चा इन्होंने यहां पर कर दी। दूसरी बात करिए, ताइवान स्ट्रेट को जापान अपनी सुरक्षा से जोड़कर देख रहा है। मतलब समझिए, फिर से मैं मैप पर आऊंगा, आप इसको समझिए। जापान यहां बैठा हुआ है, जापान यहां बैठा हुआ है, लेकिन ताइवान और चाइना के बीच में कुछ भी होता है तो बोले ये हमारे लिए चिंता की बात है। आप पूछेंगे भैया तुम तो बहुत दूर बैठे हो, ये तो वैसी वाली बात है कि भारत कहे कि मालदीव्स और मॉरिशस मुझे असर डालते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ये कहते हैं कि हमारे लिए ताइवान स्ट्रेट चिंता का विषय है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? कारण यह है, साउथ चाइना सी से आया हुआ जो सामान है ना, वो इस ताइवान स्ट्रेट से होकर के ही जापान पहुंचता है। तो हालांकि इस ताइवान स्ट्रेट ताइवान के दक्षिण से भी निकलता है, लेकिन ताइवान स्ट्रेट से भी निकलता है। बोले ताइवान स्ट्रेट बाधित हुई तो फिर हमारे ट्रैवल बाधित होंगे। तो इन्होंने इस बात पर भी इशू डाला है। मतलब जापान ने तकाइची का एकदम स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम ताइवान के साथ हैं, चाहे जो भी हो। मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि ताइवान का साथ जापान नहीं छोड़ेगा, यह वर्तमान में जापान का स्टैंड है। याद रखिए, ताइवान चाइना अपना मानकर चलता है। वो ये मानता है कि ये तो हमारा सॉवरेन राइट है, ये तो हमारे पास होना ही चाहिए। लेकिन जापान जब ताइवान के बारे में बोल रहा है कि नहीं, ये हमारा ही हिस्सा रहे, हम इसके साथ खड़े हैं, ये दर्शाता है कि ताइवान पर चीन का अगर कोई भी हमला होता है तो जापान किसकी तरफ खड़ा होगा। यह अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, उत्तर कोरिया का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम हमारे लिए चिंता की बात है। सच भी है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया आए दिन, अभी 12 अगस्त की खबर देख रहे हैं, इन्होंने हाल ही में मिसाइल फिर से परीक्षण कर डाला। ये नॉर्थ कोरिया वाले करते रहते हैं और जापान वाले इसके अपडेट ही देते रहते हैं कि साहब हम पर, मतलब हमारे ऊपर से एक मिसाइल टेस्ट कर दिया है इन्होंने, सस्पेक्टेड मिसाइल टेस्ट हो गया। तो नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर और मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जापान ने इसे भी कंठस्थ तरीके से याद कर लिया है कि भैया तुम्हें हम किस तरह से काउंटर करेंगे। ये तो सब एक तरफ। इन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध से भी कुछ सबक सीखा है जो इन्होंने इस पेपर में लिख दिया है। आप सोचिए कि कोई डिफेंस मतलब डॉक्यूमेंट बाहर आ रहा है, ये बहुत ही सिक्योर और सुरक्षित प्रकार की चीज हुई नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसमें इनका कहना है कि रशिया यूक्रेन वॉर से हमें कुछ सीखने को मिला है। क्या मिला है? बोले इस युद्ध में ड्रोन, ऑटोनोमस सिस्टम, साइबर ऑपरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और इंफॉर्मेशन वारफेयर युद्ध का स्वरूप बदल रहे हैं। आपको ध्यान है, जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, दुनिया भर के देशों ने यह सबक लिया था। रूस के पास एक से बढ़कर एक उन्नत मिसाइल, डिफेंस सिस्टम सब थे, और यूक्रेन आज तक अगर टिका है तो वो केवल इन आधुनिक तकनीकियों के कारण, चाहे ड्रोन की हो, चाहे फिर वो ऑटोनोमस सिस्टम्स हो, चाहे साइबर ऑपरेशंस हो, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो, इससे वो आज भी इतने साल तक भी युद्ध में टिका हुआ है। तो बोले हमें सबक लेना है और हमें उस तरह की तकनीक बनानी है। हम लैंड, सी, एयर, स्पेस, साइबर हर जगह पर जाना चाहते हैं। इसके लिए जापान अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को टोटल जीडीपी का 2% तक खर्च करने निकल रहा है। इसके चलते जापान ने $56 बिलियन का डिफेंस बजट अनाउंस किया है। यह बड़ा अमाउंट होता है। $56 बिलियन मतलब समझिए आप, $1 बिलियन को आप लगभग 10,000, मतलब क्योंकि 95 का भाव चल रहा है अगर डॉलर, आप 10,000 के समझ लीजिए, 10,000 करोड़ के हिसाब से 5,60,000 करोड़ का बजट निकाला है उन्होंने डिफेंस पर। इतना बजट, और इसमें नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनेगी, डिफेंस स्ट्रेटेजी बनेगी और बिल्डर प्रोग्राम तैयार करेंगे। ये इनकी स्ट्रेटेजी है जो इन्होंने पूरी तरह से अनाउंस करी है। जापान अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के अंदर स्टैंड ऑफ डिफेंस कैपेसिटी, ये तमाम चीजें जो वो करेगा उनका बारे में उसने अपडेट दे दिया है। मतलब कितना भी हो, अब जापान वो नहीं होगा जो आप पहला देखा करते थे। यही बात है कि ऐसे में चाइना जापान डिप्लॉय लॉन्गर रेंज मिसाइल फॉर फर्स्ट टाइम, ये हेडलाइन बनकर आती है। मतलब ये दुनिया भर के देशों के बीच की मान्यताओं में से एक माना जा सकता है कि आने वाले समय में जापान अपने डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम करने वाला है। और ऐसे में जापान का काम करना, और एक खबर ये एडिशनल निकल आए कि जापान ने अपनी जो फैक्ट्री सही से नहीं चल रही थी उनसे कहा है रुके रहो, हम मदद करेंगे, तुम यहीं पर प्रोडक्शन करो। क्योंकि पहले जापान में ऐसा हो गया था कि हमें डिफेंस इक्विपमेंट बनानी नहीं है, तो जापान ने कभी ध्यान दिया ही नहीं इस चीज में। लेकिन जब लोगों को लगा कि जिनके पास नॉर्थ कोरिया तक न्यूक्लियर बम होने की धमकी देता है, बोले अगर हमारे पड़ोसी इस तरह से लेकर घूम रहे हैं तो हमारी सुरक्षा के लिए तो कुछ होना चाहिए। तो ये सब जापान ने अपनी सारी बातों के अंदर लिख दिया। एक और बात जो इसमें कही गई वो ये है कि हम एक बहुत बड़ी कमजोरी से जूझ रहे हैं, और वो है सैनिकों की कमजोरी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जापान की पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग फेज में है। ऐसे में लोग काम करने के लिए सेना में नहीं मिल रहे हैं। अभी हाल में यह हुआ कि 15,000 लोगों के लिए जॉब एप्लीकेशन निकाले थे, 11,000 ही एम्प्लॉय इनको मिले। इनकी सेना के लिए लोग नहीं मिल पा रहे हैं। इसी के चलते ये अपनी तरफ से अब मॉडर्न वॉरफेयर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा ना कि चाइना कह रहा था कि हम रोबोट को उतारेंगे, ह्यूमनॉइड रोबोट को उतारेंगे, और जापान जो है वो ह्यूमनॉइड रोबोट के अंदर बहुत आगे है ऑलरेडी। तो ऐसे में अगर चाइना इंसानों की जगह रोबोट उतार रहा है तो जापान अपनी टेक्नोलॉजी, क्योंकि उच्च तकनीकी लिए जाना जाता है,
वो अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकता है भविष्य के वॉरफेयर में रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट, ड्रोन्स, इनका उपयोग करता हुआ दिखाई दे। मैंने ये जानकारी जो आज आप सुन रहे हैं ये 2 मई 2026 को ही दे दी थी। जापान फिर डराने वाला है। हमारा जो दूसरा प्लेटफॉर्म है अपनी पाठशाला, वहां मैंने ये साझा किया था कि जिस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप देखिए मई से जून, जुलाई, अगस्त में पहुंचे हैं आप। अभी 3 महीने के भीतर भीतर इन्होंने अपना राज खोल दिया कि हम क्या करने वाले हैं। इस पर जापान कोई प्रतिक्रियाएं आई क्या? आई ना। सबसे पहली प्रतिक्रिया आई निकल करके साफ चाइना की। उन्होंने कहा कि ये सब फॉल्स नैरेटिव चलाते हैं हमारे खिलाफ जापान वाले, हम इनके साथ नहीं है ताइवान के मसले पर, ये हमारे इंटरनल मसले पर जो हमेशा कहते हैं। इनसे बड़ी रिएक्शन आई रशिया की। रशिया ने कहा कि हमारा और जापान का तो अब तक सब सही चल रहा था, अरे चलता क्यों नहीं? आप उसका क्यूरिल आइलैंड दबाकर बैठे हुए हैं तब से, अब उसका आइलैंड दबाकर बैठे हुए कह रहे हैं हमारी उसकी कोई लड़ाई नहीं है। चाइना, रशिया बोला है कि रिजेक्शन ऑफ रशियन थ्रेट नैरेटिव, बोले हम नहीं मानते, हम उनके लिए थ्रेट है ही नहीं, हम उनको मानते ही नहीं है। हाँ, लेकिन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नाटो के रूप में जापान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको इसमें एक जानकारी देता हूं। नाटो जो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अटलांटिक ओशन के आसपास बसे हुए देशों का समूह है। क्योंकि जापान पैसिफिक ओशन में पड़ गया, तो पैसिफिक ओशन में नाटो पार्टनर कंट्रीज होती हैं। तो जापान हुआ, साउथ कोरिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड, ये नाटो पार्टनर कंट्रीज हैं। इसी वजह से आप देख सकते हैं मार्क रूट के साथ में जापान के डिफेंस मिनिस्टर की अभी मुलाकात हुई है। हेडलाइन भी ये निकल कर आई, नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट वेलकम जापान मिनिस्टर ऑफ डिफेंस शिंजियारो कोइजुमी टू नाटो हेडक्वार्टर इन ब्रसेल्स। और क्या कहा कि इंपॉर्टेंस ऑफ नाटोज पार्टनरशिप विद जापान एंड डिस्कस्ड द कनेक्शन बिटवीन यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक। मतलब जापान ना केवल अपनी सुरक्षा पर फोकस कर रहा है बल्कि वो नाटो पार्टनरशिप भी लेकर चल रहा है। अब आते हैं असली खेल पर। खेल क्या है? देखो साथियों, ये है ना, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखकर बैठा हुआ है। मतलब समझिए कि एशिया में भी है ये, तो यूरोप में भी फैला हुआ है। एक समय यूएसएसआर हुआ करता था, उसके बावजूद भी आज ये इतना बड़ा है। अब जो रूस का पूर्वी एरिया है ना, उस पूर्व की तरफ जब आप चलते हैं तो यहां पर एक सखलिन आइलैंड है। इस सखलिन आइलैंड पर मतलब रशिया वालों ने अपनी तरफ से अपनी नेवी वगैरह बिठा रखी है ताकि वो इस क्षेत्र पर नजर रख सके। आप इंटरेस्टिंग बात देखिए, रूस एक तरफ यूरोप से जंग लड़ रहा है, उसका एक किनारा, दूसरी तरफ वो जापान से जंग लड़ रहा है दूसरे किनारे से। अब जंग लड़ रहा की कहानी क्या है? देखो, ये जापान है ना, होकाइडो, होंशु, शिकोको, क्यूशु, ये यहां से उत्तर की तरफ ये छोटे छोटे छींटे से पड़े हुए हैं ना, ये सारे के सारे क्यूरिल आइलैंड्स कहलाते हैं। इन क्यूरिल आइलैंड्स को, अच्छा ये अपना नदर्न आइलैंड बोलते हैं क्योंकि नॉर्थ में है, चाइना रशिया वाले इनको क्यूरिल आइलैंड बोलते हैं। अच्छा, अब क्या है, रूस ने इन आइलैंड्स पर कब्जा किया 1945 के बाद। 1945 में क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो रहा था, जापान हार रहा था, तब जाकर रूसी लोग पहुंच गए, इस पर कब्जा कर लिए। यहां पर लगभग 15,000 जापानी लोग थे, उनको भगा दिया और लगभग 20,000 रूसी यहां पर आकर बैठ गए। तो ऐसे में सबसे बड़ा प्रतिक्रिया अगर जानी जाए इस पूरी रिएक्शन पर तो यह कि पुतिन खुद इन आइलैंड्स पर 1945 के बाद पहली बार आए। आप में से कुछ लोग कहेंगे तब तो पुतिन थे ही नहीं, तो कब कैसे आते? अरे तो माननीय, तब से कोई रूसी राष्ट्रपति इधर आकर नहीं पहुंचा, पहली बार कोई रूसी राष्ट्रपति आकर पहुंचा है, परसों यहां पे पुतिन आकर गए। आप समझिए कि पुतिन सीधा समझ रहे हैं कि हमने उनका आइलैंड लिया था। 12 अगस्त की खबर देख रहे हैं, उस 12 अगस्त में पुतिन यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। पुतिन यहीं से संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपने इस आइलैंड पर हैं जो कि हमारा आइलैंड है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, यहां पर देख लीजिए, क्यूरिल आइलैंड के अंदर क्रेमलिन की तस्वीरें तरफ से आई हुई हैं। इतना ही नहीं, मछली के अंडे भी आपने खाए, यहां पर तस्वीरें बाहर निकल कर आई। और यहां पर आप अगर ऑब्जर्व करें तो यहां पर एक संदेश सीधा सीधा मॉस्को कहता है कि हमारे जो पूर्व, इनके जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनके साथ बढ़िया रिलेशन थे, पता नहीं आजकल की सरकारें कैसी आ गई हैं। कुल मिलाकर रूस ने, अगर जापान ने, उधर रूस पता चल रहा है यूक्रेन से जंग में लगा हुआ है और एकदम दबक के उन्होंने क्यूरिल आइलैंड कब्जा कर लिया, तो वो क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे? वो स्ट्रेटजी बनाते हुए दिखाई दिए। इसका मतलब यह है कि इस तरफ भी एक मोर्चा खुल रहा है जंग का, और इस जंग के मोर्चे में दो बड़ी जंग दिखाई दे रही हैं, चाइना की ताइवान पर कब्जे की और जापान की क्यूरिल आइलैंड पर कब्जे की। अगर रूस कमजोर पड़ता है तो भाई साहब समझ कर चलिएगा क्यूरिल आइलैंड जापान का होगा, और अगर अमेरिका कमजोर पड़ता है तो ताइवान चाइना का होगा। ये स्थितियां इस तरफ बनकर आ गई हैं। इसीलिए मैंने कहा ईस्ट की तरफ एक नया मोर्चा खुल रहा है। अब ये मोर्चा कब आपको होता हुआ दिखाई दे जाए, क्योंकि हमने कभी आप लोगों से ऐसे ही ईरान अमेरिका की भी बातें की थी, तमाम दुनिया भर के वेनेजुएला की भी ऐसी बातें की थी। अब ये मोर्चा यहां नया खुल रहा है, जब भी जैसे एग्जीक्यूट होता है आपको यहां पर बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।